इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 अध्याय 2 राजा किसान और नगर भाग 5। तो इसमें हम पढ़ेंगे उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार से कि अपने देश में और अपने देश के अनेक राज्य में और बाहर के देशों में कैसे व्यापार किए जाते थे उसके बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्योंकि समय गंवाने से परीक्षा तो हासिल होगा नहीं। इससे बढ़िया है कि पढ़ लो। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही उपमहाद्वीप में नदी मार्ग और भूमार्गों का मानो जाल सा बिछ गया था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, आज से करीबन 2600 वर्ष पहले ही दुनिया के अनेकों भाग में लोग व्यापार चालू कर दिए थे। नदी के रास्ते, जल के रास्ते, जल में समुद्र भी आ जाएगा, चाहे जमीन पर, वो पूरा जाल बिछा लिए थे कि इधर से जाना है, उधर से आना है, इधर से जाना है, उधर से आना है, और कई दिशाओं में फैल गया था। क्या चीज? व्यापार। मध्य एशिया और उसके भी आगे तक भूमार्ग, मध्य एशिया बीच वाला, उससे भी आगे भूमार्ग थे। समुद्र तट पर बने कई बंदरगाहों से जलमार्ग अरब सागर से होते हुए, अरब सागर के रास्ते होते हुए उत्तरी अफ्रीका, पश्चिम एशिया तक फैल गया था। उत्तरी अफ्रीका चाहे उसके बाद से पश्चिम एशिया तक पूरा फैल गया था, और बंगाल की खाड़ी से यह मार्ग चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया तक फैल गया था। शासकों ने प्रायः इन मार्गों पर नियंत्रण करने की कोशिश की, और संभवतः वे इन मार्गों पर व्यापारियों की सुरक्षा के बदले उनसे धन लेते थे, पैसा लेते थे कि भैया धन दे दो, जाओ अपना काम करो, हमको क्या दिक्कत है। इन जलमार्गों पर चलने वाले व्यापारियों में पैदल फेरी लगाने वाले व्यापारी तथा बैलगाड़ी और घोड़े खच्चरों, घोड़े पर व्यापार करने वाले, गधों पर व्यापार करने वाले, गधों को ही खच्चर बोलते हैं, तो खच्चरों जैसे जानवरों के दल के साथ चलने वाले व्यापारी भी वहां पर होते थे। साथ ही समुद्री मार्ग से भी लोग यात्रा करते थे, जो खतरनाक तो थी लेकिन बहुत लाभदायक थी, और लाभदायक होती भी थी। तमिल भाषा की मैं बात करूं तो तमिल भाषा में कुछ नाम है यहाँ पर। मत्स्यथुवन, प्रकृत में आ जाएंगे तो सत्यवाह और शेट्टी के नाम से प्रसिद्ध सफल व्यापारी बड़ी धनी होते थे, बहुत अमीर होते थे। नमक, अनाज, कपड़ा, धातु और उससे निर्मित उत्पाद, पत्थर, लकड़ी, जड़ी बूटी जैसे अनेकों प्रकार के सामान्य वह एक स्थान से दूसरी स्थान तक पहुंचाया जाता था। वहां पर वो लोग पहुंचाते थे, तो पहुंचा कर आते थे, पैसा वहां से बहुत बड़ी पैसा का खेप लाते थे। वो तो उस मुद्राएं चलती थी, सोना चांदी हीरा मोती का चलता था, तो वो सब वहां से इकट्ठा करके लाते थे और अमीर हो जाते थे। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च जैसे मसालों तथा कपड़ों और जड़ी बूटी की भारी मांग थी, और उधर के लोग ये बहुत मंगाते थे, और इन सभी वस्तुओं का अरब सागर के रास्ते भूमध्य क्षेत्र तक पहुंचाया जाता था। तो एशिया के बीच में उसको पहुंचा दिए जाते थे, और फिर अरब सागर होते हुए उधर से उसको लेकर आते थे, किधर? भारत के तरफ, चीन के तरफ, इधर उधर लेकर जाया जाता था उनको, क्योंकि यही तो रास्ता था भैया व्यापार चलाने का, दूसरा तो था नहीं। मलाबार तट, आधुनिक केरल इसको बोलते हैं, तो वहां का मैसूर बोला जा सकता है। तो मैसूर यह एक यूनानी समुद्री यात्री द्वारा रचित पेरिप्लस फॉर एडियथन सी का एक अंश यहाँ पर लिखा गया, जो लगभग प्रथम शताब्दी ईस्वी में लिखा गया था। आज से करीबन कितना साल पहले? आज से करीबन 2000 साल पहले, 2000 चाहे 1900 साल पहले। भारी मात्रा में काली मिर्च और दालचीनी लकड़ी होता है, तो दालचीनी खरीदने के लिए बाजार वाले नगरों में विदेशी व्यापारी जहाज भेजते हैं। जहाज भेजेंगे कि भैया ठीक है, बेच बाच खरीद कर डाल दो, पैसा ले लेना, आप जाओ अपना। एक तो यहाँ भारी मात्रा में सिक्के, पुखराज, सुरमा, मूंग होता है ना, दाल होता है उसका, तो मूंग, कच्चे शीशे का इस्तेमाल वो लोग कुछ बनाने के लिए करते होंगे। तांबे, टीन, शीशे का आयात मतलब आईना, तो शीशे का आयात वहां पर किया जाता था, उधर से लोग मंगाते थे। तो शीशा का वो लोग कुछ वो बनाए, गिलास बनाए, कप बनाए, प्लेट बनाए, लेकिन उसको आयात किया जाता था, मंगवाया जाता था बाहर से भारी मात्रा में।
ठीक है। भारी मात्रा में काली मिर्च और दालचीनी खरीदने के लिए बाजार वाले नगरों में विदेशी व्यापारी जहाज भेजते थे कि भैया वहां से काली मिर्च और दालचीनी लेकर आओ। ये लोग ये लेने जाते थे। तो एक तो यहाँ भारी मात्रा में सिक्कों, पुखराज, सुरमा, मूंगे, कच्चे शीशे, तांबे, टीन, शीशे का आयात वहां से किया जाता था। इन बाजारों के आसपास भारी मात्रा में उत्पन्न काली मिर्च का निर्यात भी किए जाते थे। अफ्रीका और एशिया के पश्चिमोत्तर देश में काली मिर्च का व्यापार होता था। इसके अलावा देखा जाए तो उच्च कोटि का बढ़िया क्वालिटी का मोती, बढ़िया क्वालिटी के मोतियों, हाथी दांत, रेशमी वस्त्र, विभिन्न प्रकार के पारदर्शी पत्थरों, हीरो और काले नग मतलब छोटा सा पत्थर होता है, तो काले नग और कछुए की खोपड़ी का भी भारी मात्रा में वहां पर व्यापार किया जाता था। और वहां से मंगाया जाता, वो लोग मंगाते थे, इधर से हम लोग भेजते थे उनको। तमिलनाडु के कोडुमनाल, तमिलनाडु में एक जगह है कोडुमनाल। कोडुमनाल में बहुमूल्य और कम मूल्यवान पत्थरों से बनाए जाने वाले मूंगों के उद्योगों के पुरातात्विक साक्ष्य वहां पर मिले, सबूत मिले, जो पत्थरों के बनाए जाने वाले मूंग, छोटे छोटे पत्थर बनाकर उसको छेद कर माला बनाए जाते थे। यह संभव है कि पेरिप्लस में वर्णित पत्थरों को इन तटवर्तीय बंदरगाहों तक स्थानीय व्यापारी वहां पर लेकर आते थे और उसको बेच देते थे, और वहां से वो लोग लेकर चले जाते थे। याद रहेगा, पेरिप्लस फॉर एरिथियन सी, एक किताब है, उसी में ये सब लिखा गया है। अब यहाँ पर देखते हैं सिक्के और राजा। तो व्यापार के लिए सिक्के के प्रचलन से विनियमित, यहाँ पर विनियम है, तो विनियम कुछ हद तक आसान हो गया, व्यापार बहुत आसान हो गया। ये ठीक है, पैसा लो, ये सामान लो, रख लो, पैसा दे दो, और हमारा सामान लो और पैसा दो, ऐसा चलने लगा। चांदी और तांबे के आहत सिक्के पहले चालू हुए, चांदी और तांबे के। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व सबसे पहले ढाले गए थे चांदी और तांबा का सिक्का, ठीक है। उसका प्रयोग किया गया, प्रयोग में आया। पूरे उपमहाद्वीप में खुदाई के दौरान इस प्रकार के सिक्के मिलते हैं। मुद्रा शास्त्रियों ने इनका और अन्य सिक्कों का अध्ययन करके, उसके बारे में जानकर और उनके वाणिज्य प्रयोगों के संभावित क्षेत्रों का पता लगाया कि भैया ऐसा ऐसा हो सकता है। आहत सिक्के पर जो सिक्का बना था वो किस चीज का, चांदी और तांबे का, तो आहत सिक्के पर बने प्रतीकों को उन विशेष मौर्य वंश और राजवंश के प्रतीकों से मिलाकर पहचाना जाता है। और चाहे मिलाकर पहचान करने की कोशिश की गई तो पता चला कि इन सिक्कों को राजाओं ने जारी किया था। ये सारे सिक्कों को राजा ने जारी किया था, उन्होंने बनवाकर जनता के लिए भेजा था। यह भी संभव हो सकता है कि व्यापारियों, धनपतियों और नागरिकों ने इस प्रकार के कुछ सिक्के जारी किए हों। वो लोग अपने फायदे के लिए भी कुछ जारी किए होंगे। और शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ सबसे पहले सिक्के हिंद यूनानी शासकों ने जारी किया। हिंद यूनानी जो लोग हिंदुस्तान में रहते थे, हिंद भारत में जो रहते थे, उन लोगों ने सिक्के का शुरुआत किया, जिन्होंने 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित किया था। और ये लोग ही यहाँ पर सिक्कों का वितरण चालू किया, सिक्के से व्यापार चालू किया। हालांकि यहाँ पर देखा जाए तो सोने के सिक्के बड़े पैमाने पर प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुषाण राजाओं ने जारी किए थे, और इनके आकार और वजन तत्कालीन रोमन साम्राज्य तथा ईरान के पारिथियन शासकों द्वारा जारी सिक्कों से बिल्कुल सामान्य थे। ये माना जा रहा है कि सिक्का का आकार मतलब आम सिक्का से बड़ा होता था। अभी जो हम लोग 1 का सिक्का इस्तेमाल करते हैं ना, उससे 3 गुना 4 गुना बड़ा सिक्का होता था। इतना बड़ा सिक्का था वो। तो वो सब जितने भी आकार थे, चाहे उसका वजन था, ईरान और रोमन साम्राज्य के पार्थियन सिक्कों के सामान्य ही थे। वैसे जैसा वो था वैसा ही ये भी था, उतना ही वजन था। थोड़ा उसमें डिजाइनिंग वगैरह ये लोग अलग से बना दिए थे।
उत्तर और मध्य भारत के कई पुरास्थलों पर ऐसे सिक्के मिले हैं। सोने के सिक्कों के व्यापक प्रयोग से संकेत मिला है कि बहुमूल्य वस्तुएं, चाहे जो भी हो, बहुमूल्य वस्तुओं और भारी मात्रा में वस्तुओं का विनिमय किया जाता था। और इसके अलावा दक्षिण भारत के अनेक पुरास्थल से, अनेक जगह हैं, तो अनेक पुरास्थलों से बड़ी संख्या में रोमन सिक्के मिले हैं। और भारत के दक्षिण वाले इलाके में जाओगे, दक्षिण भारत में, तो वहां पर बड़ी संख्या में रोमन सिक्के मिले हैं। जमीन से वो चांदी और तांबे का मिला है, जो अभी म्यूजियम में रखा गया होगा। लोग उसको लूटने के लिए तैयार होंगे, मैं तो लूटेगा। और जिनसे यह स्पष्ट है कि व्यापारी तंत्र राजनीतिक सीमाओं से बंधा हुआ था। यहाँ पर लिखा है बंधा हुआ नहीं था, बंधा नहीं था, मतलब जो व्यापारी थे राजनीतिक तंत्र, चाहे राजनीतिक सीमाओं से ये लोग बंधे हुए नहीं थे, ये लोग अलग थे। क्योंकि दक्षिण भारत रोमन साम्राज्य के अंतर्गत न होते हुए भी, दक्षिण भारत में जो रोमन साम्राज्य था उसके अंतर्गत ये लोग ना होते हुए भी व्यापारिक दृष्टि से रोमन साम्राज्य से संबंधित थे, इसलिए वो लोग भी टैक्स देते थे, कर देते थे। जाएंगे कहाँ, जाओगे कहाँ बेटा, तुमको तो देना ही पड़ेगा। राजा है मी, राजा को तुम ठुकरा कर चले जाओगे, तुरंत सैनिक भेज देगा, गांठिए देगा सब भाला, अरे चल पैसा दे, निकाल जल्दी मोहरा निकाल। पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों के युद्ध प्रथम शताब्दी ईस्वी कबायली गणराज्यों में, वहां पर एक कबायली राज्य था, तो कबायली गणराज्यों ने भी सिक्के जारी कर दिए। पुरातत्वविदों को युद्ध शासकों द्वारा, उधर के युद्ध मतलब योद्धा शासक, आप पाकिस्तान के इलाके में चल जाओ तो बहुत लंबे चौड़े लोग मिलेंगे, तो हरियाणा में, पंजाब में भी, राजस्थान गुजरात के लोग लंबे चौड़े मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उधर के लोगों का काम था लड़ना, जूझना, पहाड़ से लड़ना, गर्मी से लड़ना, ठंड से लड़ना, समुद्र से आने वाली हवाओं से लड़ना, इसलिए उनका शरीर का आकार अलग होता है। ऐसा नहीं कि हम लोग कमजोर है, नहीं। भारत के हर हिस्से में जो भी लोग रहते हैं उनकी कुछ ना कुछ खूबियां है, कुछ ना कुछ ताकतें हैं। कुछ लोगों का शरीर बड़ा है तो दिमाग छोटा है, कुछ लोगों का दिमाग बड़ा है तो शरीर छोटा है, लेकिन बराबरी बराबर से होना चाहिए। तुम्हारा शरीर बड़ा, हमारा दिमाग बड़ा, पछाड़ देंगे तेरे को। आगे देखते हैं। तो युद्ध शासकों द्वारा वहां पर जारी किया गया सिक्का था। तो सिक्के हजारों की संख्या में मिले हैं। कहां पर? पंजाब और हरियाणा से, जिनसे योद्धे के व्यापार में रुचि और सहभागिता परिलक्षित होती है। यहाँ पर देखा जा रहा है कि व्यापार में रुचि और सहभागिता वहां पर परिलक्षित हुआ है, साफ साफ दिखता है। और बहुत जगह पर माना जाता है कि कुछ लोगों के घर के नीचे से सिक्का मिला, मूर्ति मिला, तो ब्लैक मार्केट में बेच दिए उसको, और ब्लैक मार्केट में बेचने के बाद बहुत ज्यादा पैसा मिलता है जी, तो ब्लैक मार्केट में उसको बेच दिए, जिसके अनुसार वो तो अभी लिस्ट में आया ही नहीं है। सोने के सबसे भव्य सिक्कों में से कुछ गुप्त शासकों ने जारी करवाए थे, और इसके आरंभिक सिक्कों में प्रयुक्त सोना अति उत्तम था, बहुत अच्छा सोना था उसमें, शुद्ध 24 कैरेट। और इन सिक्कों के माध्यम से दूर देशों से व्यापार करना में बहुत ज्यादा आसानी होती थी, क्योंकि सिक्का है भैया, सामान दो सिक्का लो, सामान लो सिक्का दो, काम खत्म, व्यापार चालू, जिससे शासकों को भी लाभ होता था बहुत अच्छे तरीके से। छठी शताब्दी ईस्वी से सोने के सिक्के मिलने कम हो गए, उसके बाद सोने का सिक्का नहीं मिला। क्या इससे यह संकेत मिलता है कि उस काल में कुछ आर्थिक संकट पैदा हो गया था कि सिक्का सब गायब हो गया? इतिहासकारों में से लेकर मतभेद है, इतिहासकारों में इससे लेकर बहुत ज्यादा मतभेद रहते हैं। उन लोगों को भैया पछता ही नहीं कोई बात। एक इतिहासकार एक चीज को साबित कर दिया था 30 साल पहले, और कुछ बकलोल लोग जो होते हैं ना, तो बकलोल इतिहासकार वो बोलते थे कि नहीं, और 30 साल बाद उसके मरने के बाद उसी के नोट्स का इस्तेमाल करके आगे अपना नाम कमाया सब ये गधा। तो वैसे वैसे लोग हैं,
भारत का तो नहीं पता, लेकिन विदेशों में है। आगे यहाँ पर देखते हैं, तो समुद्रों और क्षेत्रों, सॉरी यहाँ पर था ना, इतिहासकारों में इसे लेकर मतभेद है। कुछ का कहना है कि रोमन साम्राज्य के पतन के बाद दूरवर्ती व्यापार में, दूर वाला व्यापार में कमी आई, जिससे उन राज्यों, समुदायों और क्षेत्रों की संपत्ति पर असर पड़ा जिन्हें दूरवर्ती व्यापार से लाभ मिलता था। उन लोगों को अब लाभ मिलना बंद हो गया। अन्य का कहना है, दूसरा लोग मानते हैं कि इस काल में नए नगरों और व्यापार के नवीन तंत्रों का उदय होने लगा था। और उनका यह भी कहना है कि यद्यपि इस काल के सोने के सिक्कों का मिलना तो कम हो गया, लेकिन अभिलेखों और ग्रंथों में सिक्के का उल्लेख जो है होता रहा है, वो एकदम होगा ही। क्या इसका अर्थ यह हो सकता है कि सिक्के इसलिए कम मिलते हैं क्योंकि वह प्रचलन में थे और उनका किसी ने संग्रहण इकट्ठा नहीं किया, इसलिए वह किसी के हाथों नहीं लगा, वो किसी के हाथ लगा ही नहीं, वैसे ही खत्म हो गया। यहाँ पर आ जाती है मूल बातें। यहाँ पर बता देता हूँ, मुद्रा शास्त्र। द मुद्रा शास्त्र सिक्कों का अध्ययन है और इसके साथ ही उन पर पाए जाने वाले चित्र, लिपि आदि तथा उनकी धातुओं का विशेषण यहाँ पर बताया गया है। जिन संदर्भ में इन सिक्कों को पाया गया है उनका अध्ययन भी मुद्रा शास्त्र के अंतर्गत किया गया है। ये मुद्रा आपको यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है, ये चित्र 2.7 है, ये आहत शब्द से ही स्पष्ट है। यहाँ पर देखो सीधा सीधा दिख रहा है कि इन सिक्कों पर प्रतीकों को आहत छाप कर उन्हें बनाया गया है। सिक्का रखकर ऊपर से भारी रफ चीज को कुछ देते थे, वो बन गया, छाप आ गया। तो वैसे ही सिक्का बनाया जाता था। यहाँ पर देखो ये योद्धा सिक्का है, जहां पर देखो कुछ लोग एकदम योद्धा के रूप में आए हैं, एकदम हथियार लेकर। यहाँ पर आता है मूल बातें। अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता है, तो मूल बातों से हमें मालूम चलेगा अभिलेखों का अर्थ कोई कैसे निकालता होगा। अभी तक हम अन्य बातों के अलावा अभिलेखों के अंश के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, इसके बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन इतिहासकारों को यह कैसे ज्ञात होगा, कैसे मालूम चलेगा कि अभिलेखों पर क्या लिखा है, किसको पता है। ये गुप्त शासकों का सिक्का है, सिक्का 1, सिक्का 2, सिक्का 1, सिक्का 2, सिक्का 1, सिक्का 2। शायद हो सकता है ये आगे का, ये पीछे का, ये आगे का, ये पीछे का, कुछ भी हो सकता है। होने के लिए तो भैया कुछ भी कर लें। अब यहाँ पर देखो भारतीय इतिहास के कुछ विषय, अभी हम किताब पढ़ रहे हैं। ये देखो आपको कुछ समझ में आ रहा है, यहाँ पे लिखा है ना कुछ। हाँ, आप ही का जैसा हैंड राइटिंग है, जैसा आप लिखते हो वैसा ही यहाँ पर है। इसीलिए बोलता हूँ साफ साफ लिखो, परीक्षा में काम आएगा, क्योंकि देना भी है ना। और ऐसे भी इस तरह लिखोगे तो आप पुरातात्विक विभाग में चले जाओगे। मतलब आज से 20-30 साल पहले, 2-3 हजार साल पहले आपको भेज दिया जाएगा, जाओ वहीं पर लिखना, क्योंकि ये भाषा उधर के लोग समझते होंगे, अभी का लोग नहीं। और इस भाषा को कोई समझ भी नहीं पाया है। हाँ, कोई कोडिंग के भाषा से कुछ समझ लिया है, लेकिन उतना सही नहीं है। यहाँ पर देखो आप, कुछ यहाँ पर चित्र दिया गया है। अशोक का एक अभिलेख यहाँ पर लिखा गया है। पहले क को ऐसे लिखे जाते थे, पहले क को ऐसे लिखे जाएंगे, च को ऐसे, ढ को ऐसे, द को ऐसे, म को ऐसे, र को ऐसे लिखे जाते थे। यहाँ पर माना जा रहा है तो अशोक के समय की ब्राह्मणी और उसके सामर्थनी देवनागरी अक्षर यहाँ पर लिखा गया है। देवनागरी और जो अशोक के समय ब्राह्मणी भाषा लिखा जाता था उसका ये कोड है। ऐसे ब्राह्मणी भाषा होते थे, ये देवनागरी भाषा है। तो देवनागरी हम जानते हैं। अब भैया ये ब्राह्मणी है, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम कौन जो उस जमाने के हैं। ब्राह्मणी लिपि का अध्ययन। यहाँ पर देखो ब्राह्मणी लिपि के बारे में लोग कैसे कैसे पढ़ते थे। आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी शिल्पियों का मूल्य जो है ब्राह्मणी लिपि है, और ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग अशोक के अभिलेखों में किया गया है। अशोक के काल से ही उसको लिखा जाता है। 18वीं सदी से यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय पंडितों की सहायता से
18वीं सदी में यूरोपीय विद्वान जितने भी आए, भारतीय पंडितों की सहायता से आधुनिक बंगाली और देवनागरी लिपि में कई पांडुलिपियों का अध्ययन शुरू कर दिया और बंगाली और देवनागरी उन लोगों ने सीखना चालू कर दिया और उनके अक्षरों की प्राचीन अक्षरों में, यहाँ पर देखो, उनके अक्षरों की प्राचीन अक्षरों के नमूने से तुलना करना शुरू कर दिया कि भैया मिल जाए मिल जाए मिल जाए, जानेंगे क्या लिख ले है सब ये सब। आरंभिक अभिलेखों का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने कई बार यह अनुमान लगाया है कि संस्कृत में लिखे हैं। ये क्या लिखे हैं? संस्कृत में लिखे हैं, जबकि प्राचीनतम अभिलेख वस्तुतः प्राकृत में है, प्राकृत में उसको लिखा गया है। फिर कई दशकों बाद अभिलेख वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम, बहुत ज्यादा परिश्रम करने के बाद जेम्स प्रिंसेप एक नाम था, राइटर थे, तो उन्होंने अशोक कालीन ब्राह्मणी लिपि का 1838 ईस्वी में अर्थ निकाल दिया। ये जो जेम्स प्रिंसेप जो था, इसलिए इसकी प्रिंसेप किताब लिखी जाती है एक, उसमें बताया गया अशोक काल में जो ब्राह्मणी लिपि का इस्तेमाल किया जाता था, 1838 में उसका अर्थ निकाल कर दे दिया कि चलो भैया यही होगा, पूछ लो, जान लो, समझ लो, जाओ। यहाँ पर देखो, खरोष्टी लिपि, ब्राह्मणी लिपि के बाद पाली, खरोष्टी के बाद पाली के बाद देवनागरी, संस्कृत, अनेकों प्रकार के भाषा यहाँ पर आते जाते रहते हैं। खरोष्टी लिपि को कैसे पढ़ा गया? पश्चिमोत्तर की बात कर ले, पश्चिम के इलाके की बात कर ले, तो उनके अभिलेखों में प्रयुक्त खरोष्टी लिपि के पढ़े जाने की कहानी वहां पर मिला है। और इस क्षेत्र में शासन करने वाले हिंद यूनानी राजा लगभग द्वितीय प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व द्वारा बनवाए गए सिक्कों से जानकारी हासिल करने में आसानी हुई और इन सिक्कों में राजाओं के नाम यूनानी और खरोष्टी में लिखे गए हैं, यूनानी भाषा और खरोष्टी भाषा में लिखे गए हैं। यूनानी भाषा पढ़ने वाले यूरोपीय विद्वानों ने अक्षरों का मेल किया और उदाहरण के तौर पर दोनों लिपियों में अपोलोडोस्ट का नाम लिखने में एक ही प्रतीक, मान लीजिए यहाँ पर अ प्रयुक्त किया गया, तो अ को कैसे लिखा जाएगा, जो मैंने ऊपर बताया, अ को कैसे लिखे जाते थे। चूंकि प्रिंसेप ने खरोष्टी में लिखे अभिलेखों की भाषा जो खरोष्टी भाषा में लिखा गया था, अभिलेखों की पहचान प्रकृत के रूप में की थी, इसलिए लंबे अभिलेखों में पढ़ना सरल हो गया, उसको पढ़ाई चालू कर दिया गया, लोग पढ़ना चालू कर दिए, सीख गए। अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य इसमें यहाँ पर बताया गया है। तो इतिहासकारों एवं अभिलेख शास्त्रियों के काम करने के तरीके का पता लगाने के लिए आइए अशोक के 2 अभिलेखों को ध्यान से यहाँ पर पढ़ते हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि अभिलेख स्रोत 10 में शासक अशोक का नाम लिखा गया है, जिनमें अशोक द्वारा अपनाई गई उपाधियों का प्रयोग किया गया है, जैसे कि देवांत पिये अर्थात देवताओं का प्रिय, ठीक है, और प्रियदसी यानी देखने में सुंदर। अशोक नाम अन्य अभिलेखों में मिलता है, बहुत सारी किताबों में मिलता है, काव्य ग्रंथों में मिलता है, और जिसमें उनकी उपलब्धियां भी लिखी गई है। और इन अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद अभिलेख शास्त्रियों ने पता लगाया है कि उनके विषय, शैली, भाषा और पूरा लिपि विज्ञान सबसे सामान्य है। पूरा लिपि विज्ञान क्या, जो लोग लिखना पढ़ना समझ गए थे, ये सबसे सामान्य है, एक जैसा ही है, क्योंकि समानता का भाव यहाँ पर आता है। अतः वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इन अभिलेखों को एक ही शासक ने बनवाया है, दूसरा कोई नहीं बनवाया है। ठीक है, यहाँ पर देखो राजा के आदेश कुछ लिखे गए हैं। राजन देवान प्रियदसी यह कहते हैं, मतलब यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ पर आपने देवता का प्रिय, तो देवताओं का प्रिय देखने में सुंदर राजा यहाँ पर कहते हैं कि अतीत में मसलों को निपटाने और नियमित रूप से सूचना एकत्र करने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन मैंने निम्नलिखित व्यवस्था की है।
लोगों के समाचार हम तक प्रतिवेदक मतलब क्या, जैसा है वैसा पहुंचे, तो प्रतिवेदक सदैव पहुंचाए जाए, मतलब जैसा हो वहां से चालू हो वैसा ही वहां पर लिखे भी जाए। चाहे मैं कहीं भी हूँ, खाना खा रहा हूँ, अंतःपुर में हूँ, चाहे कहीं अंदर बैठा हुआ हूँ, विश्राम कक्ष में हूँ, गौशाले में हूँ। अब गौशाले का मतलब गुसल खाना तो नहीं होगा, घोड़ा वाला जो तबेला होता है उसमें हूँ, या फिर पालकी में मुझे ले जाया जा रहा हो, अथवा वाटिका में हूँ, कहीं भी वाटिका मतलब कुटी और चारों तरफ जंगल होते हैं, तो वाटिका में हूँ। मैं लोगों के विषयों का निराकरण हर जगह करूंगा, हर स्थान पे करूंगा, ये बताया जा रहा है यहाँ से। चलो, आपने यह भी देखा होगा कि अशोक ने अपने अभिलेखों में कहा है कि उनसे पहले के शासकों ने रिपोर्ट एकत्र करने की, मतलब जितने भी सूचना होती थी, सूचना इकट्ठा करने की व्यवस्था नहीं की थी। यदि अशोक से पहले के उपमहाद्वीपीय इतिहास पर विचार करें तो क्या आपको लगता है कि अशोक का यह वाक्य जो था, तो अशोक का यह वाक्य सही है? इतिहासकारों को बार बार अभिलेखों में लिखे कथनों का परीक्षण करना पड़ता है ताकि यह पता लगा सके कि उनमें लिखा क्या है, चाहे उनमें लिखा है ये, तो लिखा है वह सत्य है, संभव है, या फिर अतिशयोक्तिपूर्ण है, आवश्यकतापूर्ण है, चाहे आवश्यकतापूर्ण, यहाँ पर अति आवश्यकतापूर्ण मतलब आवश्यकतापूर्ण ये नहीं है, यह भी वहां पर लिखा जा सकता है। क्या आपने ध्यान दिया, किस बात पर ध्यान दिया जी? तो क्या आपने ध्यान दिया, कुछ शब्द ब्रैकेट में लिखे गए हैं, कुछ शब्द को ब्रैकेट में कर दिया गया है। अभिलेख शास्त्री प्रायः वाक्यों के अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऐसा करते हैं कि वाक्य का अर्थ ये है। यह बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ता है, जिससे यह लेख का मूल अर्थ हमें मालूम चल जाता है, बदला ना जाए, इसलिए हमें मालूम चलता है कि यहाँ पर यही बोलना है। इतिहासकारों को और भी परीक्षण करने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा परीक्षण करने पड़ते हैं कुछ मालूम करने के लिए। यदि राजा के आदेश यातायात मार्ग के किनारे और नगरों के पास प्रकृत पत्थरों पर उत्कीर्ण किए गए हैं, उस पर बनवाए गए हैं, लिखे गए हैं, तो क्या वहां से आने जाने वाले लोग उन्हें पढ़ने के लिए उस स्थान पर रुकते थे? अधिकांश लोग प्रायः पढ़े लिखे नहीं होते थे, इसलिए प्राकृतिक भाषा में लिखा जाता था कि लोग समझ जाएं कि भैया यहाँ पर ये कहा जा रहा है। और मैं तो रुक जाता हूँ, देखता हूँ कि रोड पर कुछ अजीब सा कुछ नया लिखा हुआ है, रुक कर पढ़ लेता हूँ, फिर जाता हूँ। यह है हिंदी यूनानी शासक मेनांडर का एक सिक्का। किसका? मेनांडर का एक सिक्का, जो आगे पीछे का भाग यहाँ पर दिखाया जा रहा है। अब आगे आ जाता है राजा की वेदना। राजा की वेदना क्या होती है? जब वेदना प्रिय प्रियदर्शी ने अपने शासक के 8 वर्ष पूरे किए तो उन्होंने कलिंग किधर को? ओडिशा का इलाका, तो कलिंग आधुनिक में उसको ओडिशा बोलते हैं, ओडिशा पर विजय प्राप्त की। ठीक है, 1.5 लाख पुरुषों को निष्कासित किया गया, 1 लाख मारे गए और इससे भी ज्यादा कई मृत्यु हो गई, मर गए, सब चीज खत्म हो गया, सबको हटा दिया गया। और कलिंग पर शासन स्थापित करने के बाद देवाने प्रिय धर्म के गहन अध्ययन, धर्म के स्नेह और धर्म के उपदेश में डूब गए, वो उसके बारे में ही सोचने लगे। यही देवन प्रिय के लिए कलिंग की विजय का पश्चाताप है। कलिंग पर विजय किए, इतने लोगों को मारे, 1.5 लाख लोगों को मारे, कितने लोग मर गए, तो उनके बारे में उन्होंने सोचा, पछतावा हुआ, तो उन लोगों ने राजपाट त्याग दिया और सन्यासी भाव से वहां पर रहने लगे। देवाना प्रिय के लिए यह बहुत वेदनादायी है। देवाना प्रिय उनका नाम था, तो देवाना प्रिय के लिए बहुत ज्यादा कष्टदायक था, निंदनीय था कि जब कोई किसी राज्य पर विजय प्राप्त करता है तो पराजित राजा का हनन होता है, पराजित राजा को दिक्कत होती है, वहां लोग मारे जाते हैं, निष्कासित किए जाते हैं, ये सब वहां पर देखना पड़ता है। पाटलिपुत्र में प्रयुक्त प्राकृत उपमहाद्वीप में सभी स्थानों पर लोग समझते थे कि
क्या राजा के आदेशों का पालन किया जाता था? और इन प्रश्नों के उत्तर पढ़ना सदैव आसान है, क्योंकि उसका उत्तर पा लेना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और इनमें से कुछ समस्याओं के प्रमाण हमें अशोक के अभिलेख में मिलते हैं, स्रोत 11 में, ठीक है, जिसकी व्याख्या प्रायः अशोक की वेदना के प्रतिबिंब के रूप में की जाती है। साथ ही यह युद्ध के प्रति, जब युद्ध होने वाला था तो युद्ध के प्रति उनकी मनोवृत्ति में परिवर्तन यहाँ पर आने लगा, परिवर्तन को भी दर्शाता है। जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे, यदि हम अभिलेखों के शाब्दिक अर्थ के बारे में समझने का प्रयास करें तो परिस्थिति और भी जटिल हो जाती है, क्योंकि समझेंगे तो और मुश्किल होगा। यद्यपि अशोक के अभिलेख आधुनिक ओडिशा से प्राप्त हुए हैं लेकिन उनकी वेदना, जो उनको कष्ट होता था लोगों को मारकर, तो वेदना को परिलक्षित करने वाला अभिलेख वहां नहीं मिला है। अर्थात यह अभिलेख उस क्षेत्र में नहीं उपलब्ध है जिस पर विजय प्राप्त की गई है। जहां पर विजय प्राप्त की गई वहां पर नहीं है, उसके अलग वहां पर लिखा गया है। और इसका हम क्या अर्थ लगाएं? क्या राजा जो नया युद्ध जीता था, नौ विजयी की वेदना उस क्षेत्र के लिए इतनी दर्दनाक थी, इतनी मुश्किल थी, इतने जल्लाद पूर्वक उसको मारा गया था, कितना कष्ट हुआ कि उन लोगों ने सारा चीज छोड़ दिया। अशोक उस समय से हथियार चलाना छोड़ दिए थे, ऐसा माना जाता था। आगे आ जाता है अभिलेख साक्ष्य की सीमाएं। अभिलेख साक्ष्य की सीमाएं, इसमें आपको मालूम चलेगा कि क्या सीमा कैसी होती है, किस चीज का, अभिलेख का, ठीक है, लिखने का। तो अब आपको यह पता चलेगा कि अभिलेखों से प्राप्त जानकारी की भी सीमा होती है कि इतनी ही होगी। कभी कभी इसकी तकनीकी सीमा होती है। अक्षरों को हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया जाता है, जिन्हें पढ़ा जाना मुश्किल होता है। ज्यादा उत्कीर्ण कर देने के बाद पढ़ना मुश्किल होता है। साथ ही अभिलेख नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और जिन्हें अक्षर लुप्त हो जाते हैं, अक्षर खत्म हो जाते हैं उनसे पूरे तरीके से। और इसके अलावा अभिलेखों के शब्दों के वास्तविक अर्थ के बारे में भी हमें पूर्ण रूप से ज्ञान, मतलब यहाँ पर ज्ञानी है तो ज्ञान हो पाना सदैव सरल नहीं होता है। आसानी से हमें हर चीज मालूम हो जाए ऐसा आसान भी नहीं होता है, क्योंकि कुछ अर्थ किसी विशेष स्थान या समय से संबंधित होते हैं। यदि आप अभिलेखों के शोध पत्रों को पढ़ेंगे तो उसमें आपको मालूम चलेगा, इसमें से कुछ उल्लेख काल रेखा 2 में किया गया है। तो आप पाएंगे कि विद्वान इनके पढ़ने की वैकल्पिक विधि की चर्चा करेंगे, वहां पर उनके बारे में बताएंगे। यद्यपि कई हजार अभिलेख वहां से प्राप्त हुए हैं, लेकिन सभी के अर्थ नहीं निकाले गए हैं, या प्रकाशित किए गए हैं, या उनके अनुवाद किए गए हैं। और इसके अतिरिक्त और अनेक अभिलेख रहे होंगे जो कालांतर में सुरक्षित नहीं बचे होंगे, इसलिए वो नष्ट हो गए। इसलिए जो अभिलेख अभी उपलब्ध है वह संभवतः कुल अभिलेखों के अंश मात्र है। जो अभी कुल अभिलेख जो बचे ना, उसके कुछ थोड़ा सा मात्र है, ज्यादा नहीं है, बाकी सब तो नष्ट हो गए। इसके अतिरिक्त यहाँ पर देखा जाए तो एक और मौखिक समस्या है। यह जरूरी नहीं है कि जिसे हम आज राजनीतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण मानते हैं उन्हें अभिलेखों में अंकित किया गया होगा, नहीं भी किया गया होगा, कौन जानता है। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे तो खेती की दैनिक प्रक्रिया और रोजमर्रा की जिंदगी के सुख दुख का उल्लेख अभिलेखों में नहीं मिलता है, क्योंकि प्रायः अभिलेख बड़े और विशेष अवसरों का वर्णन यहाँ पर करते हैं। इसके अलावा अभिलेख हमेशा उन्हीं व्यक्तियों के बारे में मिलता है, उन्हीं व्यक्तियों के विचार व्यक्त करते हैं, उन्हीं मतलब जो व्यक्ति इनको लिखवाते हैं उन्हीं के बारे में मालूम चलता है, जो उन्हें बनवाते हैं, क्योंकि भैया जो बनवाएगा अपने बारे में लिखवाएगा। इसलिए उन अभिलेखों में जो लिखा गया है विचारों की समीक्षा अन्य विचारों के यहाँ पर क्या चीज है, परिप्रेक्ष्य में करनी होगी, उसके बारे में बताना होगा, ताकि अपने
अतीत का बेहतर ज्ञान हो सके, अपने पीछे बीते हुए कल का अच्छा ज्ञान हो सके। अर्थात राजनीतिक और आर्थिक इतिहास का संपूर्ण ज्ञान मात्र अभिलेख शास्त्र से ही नहीं मिलता है, साथ ही इतिहासकार प्रायः प्राचीन और अर्वाचीन दोनों प्रकार के प्रमाणों का आशंका व्यक्त करते हैं और 19वीं सदी के आखिरी दशकों में ये 20वीं सदी के प्रारंभ में इतिहासकार प्रमुख रूप से राजाओं के इतिहास में रुचि रखते थे। 20वीं सदी के मध्य में आर्थिक परिवर्तन, विभिन्न सामाजिक समुदायों के उदय के विषय में महत्वपूर्ण यहाँ पर बन गया है कि राजाओं के बारे में बताओ, समुदायों के बारे में बताओ। हाल के दशकों में देखा जाए तो ऐसे समुदायों के प्रति इतिहासकारों की रुचि बढ़ी है जो सामाजिक हाशिए पद रहे हैं, सामाजिक तौर पर उनको इज्जत ना मिलती होगी, उनके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। और इससे संभव है कि प्राचीन स्रोतों पर पुनः विचार, यहाँ पर पूरा निर्वाचन कर लो, पूरा विचार कर लो, तो पुनः विचार किया गया है और विश्लेषण की नई विधि यहाँ पर बताई गई है। आगे चलेंगे तो यही ताम्रपत्र है और ऐसे ही वो लोग लिखते थे कि लोग आगे वाला लोग इसको पढ़ सके। इसमें लोहे के कुंडी लगाकर यहाँ पर बना दिए जाते थे कि ये छिटाए ना इधर उधर। पहले के लोग रस्सी भी बांध देते थे, लेकिन यहाँ पर लोहा लगाना बहुत लोग शुभ मानता था। क्या चीज? शुभ मानता था। ठीक है, ये देखो काल रेखा यहाँ पर दिया गया है। प्रमुख राजनीतिक और आर्थिक विकास लगभग 600 से 500 ईसा पूर्व पहले धान की रोपाई, गंगा घाटी में नगरीकरण, महाजनपद, 6 महाजनपद, आहत सिक्के उनके चालू हो गए। लगभग 500 से 400 ईसा पूर्व पहले मगध के शासकों की सत्ता वहां पर स्थापित हो गई, पकड़ा गया। लगभग 327 से 325 ईसा पूर्व में सिकंदर का आक्रमण हुआ। लगभग 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण, उनका राज्य आया। और लगभग 272 से लेकर 278 चाहे 231 ईसा पूर्व पहले अशोक का शासन हुआ। फिर लगभग 185 ईसा पूर्व पहले मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया। लगभग 200 से 100 ईसा पूर्व पहले पश्चिमोत्तर शासन, दक्षिण भारत में चोल, चेर और पांड्य ढक्कन के क्षेत्रों में आए। सातवाहन राजा भी वहां पर बने ढक्कन के इलाके में। लगभग 100 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी तक पश्चिमोत्तर में मध्य एशिया के लोग शासन, रोमन व्यापार चलाया, रोमन लोगों ने चलाया। सोने के सिक्के भी वहां पर चले। लगभग 78 ईसा पूर्व पहले कनिष्क का राज्य आरोहण हुआ। कनिष्क क्षेत्र के राजा बने जो ओडिशा में है। लगभग 100 से लेकर 200 ईस्वी, 100 से लेकर 200 ईस्वी के दौरान सातवाहन और शक शासकों द्वारा भूमिदान के अभिलेख यहाँ पर मिले हैं। 320 ईस्वी में गुप्त शासक का आरंभ हुआ। ठीक है, आरंभ मतलब क्या? गुप्त शासक तो थे ही, लेकिन फिर से उनका आरंभ हुआ। लगभग 335 से 375 ईस्वी में समुद्रगुप्त का जन्म हुआ। वो राज्य किए और समुद्रगुप्त इतना खतरनाक कि काटने पाटने में उसको सोचता ही नहीं था। 375 से लेकर 415 ईस्वी के बीच में चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय ढक्कन के वाकाटक के राजा बने। उस समय चंद्रगुप्त द्वितीय का राज्य था, ढक्कन में वाकाटक का राज था। और चंद्रगुप्त के घर से एक लड़की यहाँ पर ब्याही गई थी, इनकी शायद बहन थी। वाकाटक के एक राजा से उनकी शादी हुई थी। लगभग 500 से 600 ईसा पूर्व बाद कर्नाटक में चालुक्य का उदय हुआ। तमिलनाडु में पल्लव का उदय हुआ, पल्लव राजवंश था, उनका उदय हुआ। 606 से लेकर 647 के बीच में कन्नौज के राजा हर्षवर्धन चीनी यात्री सवेंग त्यांग की यात्रा, तो उस समय कन्नौज के राजा हर्षवर्धन हुआ करते थे पूरा क्षेत्र का। और चीनी यात्री उसी समय आए थे जिनका नाम था सेवन त्यांग। लगभग 712 ईस्वी में अरब की सिंध पर विजय हुआ। अरब के लोग अगर सिंध पर विजय कर लिए, जीत लिए। नोट: आर्थिक विकास का युद्ध
काल निर्धारण आसान नहीं है, ये काल निर्धारण आसान नहीं है। साथ ही उपमहाद्वीप में अनेक विभिन्नताएं हैं जिन्हें काल रेखा में इंगित नहीं किया गया है। विशेष प्रकार से देखा जाए तो विशेष विकास के वरिष्ठ काल का उल्लेख वहां पर किया गया है। कनिष्क के राज्यारोहण, कनिष्क में जब राजा वहां पर बने तो कनिष्क के राज्यारोहण, तो कनिष्क राजा का नाम, तो इसलिए कनिष्क प्रदेश से वो पूरा प्रदेश को जाना जाता है। तो राज्यारोहण की तिथि निश्चित नहीं है, अतः राज्यारोहण की तिथि के साथ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है। अब यहाँ पर आता है काल रेखा। अब 18वीं सदी और 19वीं सदी में आ जाते हैं। तो 18वीं सदी 1784 चालू हुआ और 19वीं सदी 1810 से चालू हो गया और 20वीं सदी 1965 से चालू हो गया। तो अभिलेख शास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण गतिविधि यहाँ पर बताया जाता है। 1784 बंगाल एशियाटिक एसोसिएशन का संगठन 19वीं सदी में। 1810 के दशक में कोलिन मैकेंजी ने संस्कृत और तमिल भाषा के 8000 अभिलेख एकत्रित किए। 1838 में जेम्स प्रिंसेप द्वारा अशोक के ब्राह्मणी अभिलेखों का अर्थ निकाला गया। 1877 में अलेक्जेंडर कनिंगम ने अशोक के अभिलेखों के एक अंश को प्रकाशित किया। 1886 में दक्षिण भारत के अभिलेखों के शोध पत्र एपिग्राफियो कर्नाटिका का प्रथम अंक यहाँ पर प्रकाशित हुआ। 1888 में एपिग्राफिया इंडिया का प्रथम अंक यहाँ पर प्रकाशित हुआ। 20वीं सदी 1965 से 1966 के बीच में डीसी सरकार ने इंगित एपिग्राफी एंड इंडियन एपिग्राफिकल गैलोरी प्रकाशित किया। उन लोगों ने एक म्यूजियम बनाकर दे दिया कि लो भैया चलाओ। आगे आ जाता है उत्तर दीजिए, प्रश्न और उत्तर। प्रारंभिक ऐतिहासिक नगरों में शिल्पकारों के उत्पादन के प्रमाण की चर्चा कीजिए। हड़प्पा के नगरों के प्रमाण से ये प्रमाण कितने भिन्न है, कितने अलग हैं, इसको यहाँ पर बताना है। ठीक है, ये आपको 100 से 150 शब्दों में देना है उत्तर। आप आसानी से इसको दे सकते हैं क्योंकि जो पढ़े उसको लिख दो, इधर उधर से लिखना नहीं है। महाजनपदों के विशिष्ट अभिलक्षों का वर्णन, महाजनपदों का जो 16 गो है शहरों का नाम, नगर का नाम, उनके बारे में लिखना है। उसके नीचे आ जाता है ये 500 शब्दों में लिखना है। लघु प्रश्न, बड़ा प्रश्न, इसका जवाब दो। बहुत आसान है बाबू आंसर देना, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। केवल आप आंसर देना सीख लो, सीख जाओगे। अगर आप कुछ सलाह देना चाहते हो तो दे सकते हो, कुछ डाउट हो तो भी आप बता सकते हो, कुछ नया सब्जेक्ट चाहिए उसको भी बता सकते हो। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट की पूरी टीम आपके लिए हमेशा तैयार है कि आपकी मदद करेंगे ही करेंगे। आप एक बार आवाज तो उठाओ। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।